नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हमने मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.1 को हमने कंप्लीट कर दिया। अब बच्चों, हम मैट्रिक्स के आयुक्त पर संक्रियाओं का कुछ अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, आयुक्त पर संक्रियाएं किस प्रकार से होगी। आयुक्त पर संक्रियाएं, तो आयुक्त पर संक्रिया में सबसे पहले आती है योग संक्रिया। तो बच्चों देखो, योग संक्रिया क्या होती है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स समान कोटि की मैट्रिक्स है, तो उन दोनों मैट्रिक्सों पर आप योग संक्रिया लगा सकते हो। और योग संक्रिया के अंतर्गत आपको क्या करना होता है कि अगर कोई दो समान क्रम की मैट्रिक्स हो तो उन पर योग संक्रिया के अंतर्गत उन एक प्रथम मैट्रिक्स के संगत अवयवों को दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयवों के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे आपके पास मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स ए है m/n की, और एक कोई मैट्रिक्स बी है, यह भी m/n की। तो इस स्थिति में इन दोनों मैट्रिक्सों पर आप क्या कर सकते हो, योग संक्रिया लगा सकते हो। और योग संक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर जब योग संक्रिया लगाओगे तो दोनों मैट्रिक्सों का जो योग होगा वो किस प्रकार से होगा, aij m/n प्लस bij m/n। और यहां से जो आपके पास नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, आपके पास a प्लस बी aij प्लस bij, और उसका क्रम भी क्या होगा, m/n। अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल ले, जैसे आपके पास मान लो कोई a मैट्रिक्स है 6 3। इस मैट्रिक्स के अगर कोटि देखे या क्रम देखे तो देखो बच्चों कितना है, इसमें दो ही पंक्ति है और दो ही स्तंभ है, मतलब इसका क्रम कितना है, 2/2। इसी तरह एक मैट्रिक्स भी लेते हैं, इस मैट्रिक्स के अगर क्रम की बात करें तो इसका क्रम भी कितना है, 2/2। क्लियर है। अब अगर यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्सों का हम देखो योग कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ए का क्रम भी 2/2 है, मैट्रिक्स बी का क्रम भी 2/2 है, तो इस पर आप योग संख्या लगा सकते हो। तो जब इनका योग करोगे तो इस स्थिति में हमारे पास जो आएगा a प्लस बी, तो यहाँ पर देखो a मैट्रिक्स लिख दो पहले, 2 4 6 3, फिर इसके प्लस में बी मैट्रिक्स, तो क्या आपकी 2 6 3 8। क्लियर। अब योग संक्रिया के अंतर्गत a प्लस बी बराबर, तो हमने अभी बताया था परिभाषा के अकॉर्डिंग कि दो मैट्रिक्सों का योग तभी संभव है जब दोनों का क्रम समान हो, और क्रम समान होने के पश्चात क्या किया जाता है कि मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को मैट्रिक्स बी के प्रत्येक संगत अवयव से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जब संगत अवयवों को जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो इसका प्रथम अवयव क्या है, 2, और मैट्रिक्स बी का प्रथम अवयव भी क्या है, 2, तो इन दोनों अवयवों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर देखो इसका सेकंड अवयव क्या है, 4, यहाँ पर इसका सेकंड अवयव क्या है, 6, तो ये 4 प्लस 6, और ये हो जाएगा आपकी इसका सेकंड पंक्ति और फर्स्ट कॉलम का यहाँ पर अवयव क्या है, 6, और यहाँ पर सेकंड पंक्ति और फर्स्ट कॉलम का अवयव क्या है, 3, ये हो जाएगा 6 प्लस 3। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, 3 प्लस 8, और इस मैट्रिक्स का क्रम भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। यहाँ पर भी देखो इसको जब हल करोगे आप, a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10, और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9, और 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ इस मैट्रिक्स का क्रम भी क्या आया आपके पास, 2/2। तो मैट्रिक्स के लिए योग संक्रिया कब संभव है, जब दो मैट्रिक्सों का क्रम समान हो, तो उस स्थिति में योग संभव है। और योग के लिए आपको क्या करना होता है, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को मैट्रिक्स बी के संगत अवयव में जोड़ दिया जाता है। इसको एक बार नोट कर लो। में हम बात करते हैं व्यवकलन संक्रिया।
व्यवकलन संक्रिया। तो देखो बच्चों, व्यवकलन संक्रिया क्या होती है, तो पहले इसको अच्छे से समझना कि किन्हीं दो मैट्रिक्सों पर व्यवकलन संक्रिया तभी लगाई जा सकती है जब दोनों मैट्रिक्सों का क्या हो, क्रम समान हो। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है और उन दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान है तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, दोनों पर व्यवकलन संक्रिया लगा सकते हो। और व्यवकलन संक्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है कि मैट्रिक्स, प्रथम मैट्रिक्स के संगत अवयवों को दूसरी मैट्रिक्स के संगत अवयव में से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं एक बार के लिए आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जे एम क्रॉस एम बाई एन की, और एक कोई मैट्रिक्स है बी, वो है आपके एम बाई एन की। क्योंकि योग के लिए दोनों व्यवकलन के लिए दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस स्थिति में जब आप इस पर व्यवकलन संक्रिया लगाओगे तो व्यवकलन संक्रिया क्या होगी, ए माइनस बी ए आई जे एम बाई एन माइनस बी आई जे एम बाई एन। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, इस अवयव में से ये अवयव माइनस कर दिया जाएगा, संगत अवयवों को माइनस करना होता है, और इसका वापस क्रम प्राप्त होगा, वो क्या होगा, एम बाई एन। तो ये व्यवकलन संक्रिया होती है। जैसे योग संक्रिया में क्या करते थे, दोनों अवयवों को जोड़ दिया जाता था और यहाँ पर क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। अब अगर इसका हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स है। अब देखो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स में कितने पंक्ति है, एक पंक्ति है, इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 1/3। इसी तरह अगर मैट्रिक्स भी लेते हैं एक 2 4 9, यहाँ पर भी देखो इस मैट्रिक्स में एक पंक्ति है, इसमें कितने हैं, 3। तो देखो दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान है, इसका क्रम क्या है, 1/3, इसका क्रम भी क्या है, 1/3। तो इस स्थिति में दोनों मैट्रिक्सों का व्यवकलन संभव है। अब अगर हम व्यवकलन करते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 1 2 3 माइनस 2 4 9। तो इनको माइनस करोगे तो व्यवकलन संक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले तो क्रम समान हो मैट्रिक्सों का, तो मैट्रिक्स का व्यवकलन संभव है। और जब क्रम समान हो उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए के प्रथम अवयव में से क्या करोगे, मैट्रिक्स बी का प्रथम अवयव घटाओगे, मतलब संगत अवयवों को क्या करना होता है, घटाना होता है। तो यहाँ पर इसका प्रथम अवयव क्या है, 1, और इसका प्रथम अवयव क्या है, 2, तो 1 - 2। इसी तरह इसका सेकंड अवयव क्या है, फर्स्ट पंक्ति का 2, और इसका सेकंड अवयव फर्स्ट पंक्ति का 4, तो 2 - 4। इसी तरह 3 - 9। अब इसको अगर आप हल करते हो तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू क्या प्राप्त होगा आपके पास, देखो 1 - 2 -1 - 2 करोगे क्या देगा, माइनस का 1, 2 - 4, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 4, और 3 - 9, यहाँ कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 6। तो इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का जो क्रम प्राप्त हुआ वो हमें कितना हुआ, a क्रॉस 3। तो ये व्यवकलन संक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हुआ, इसको एक बार नोट कर लो आप। अब हम आगे बात करते हैं अगली संक्रिया, वो है आपकी गुणन संक्रिया। बच्चों गुणन संक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इसको आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो गुणन संक्रिया क्या होती है, देखो बच्चों, किन्हीं दो मैट्रिक्स हो, किन्हीं दो मैट्रिक्स का गुणन तभी परिभाषित है
यदि प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के या द्वितीय मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के समान हो। अब इसको ध्यान से समझना बच्चों। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि गुणन संक्रिया के अंतर्गत आपको कोई भी दो मैट्रिक्सों का गुणन करना हो तो गुणन तभी संभव है जब प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, अर्थात अगर मान लो आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है जिसके अवयव इस प्रकार से है और इस मैट्रिक्स का क्रम आप ले रहे हो m/n। आपने क्रम क्या लिया इस मैट्रिक्स का? m/n। अब आपके पास एक कोई एक और मैट्रिक्स है b, तो ये जो b मैट्रिक्स है इसके अवयव मान लो इस प्रकार से है, तो इस b मैट्रिक्स a मैट्रिक्स के साथ अगर आप इस b मैट्रिक्स का गुणन करवाते हो तो ये तभी परिभाषित होगा जब इस मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, यहां देखो इस मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या क्या है? हमने शुरू में पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स की कोटि होती है उसका जो प्रथम कोटि लिखी जाती है वो पहला जो होता है वो पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है और सेकंड है स्तंभों की संख्या दर्शाता है। तो यहाँ इस मैट्रिक्स A में अगर मैं स्तंभों की संख्या की बात करूं तो इसमें स्तंभों की संख्या क्या है? यहाँ पर n है। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू परिभाषा। तो यहाँ पर देखो दो मैट्रिक्सों का गुणन कब परिभाषित होगा? यदि प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, तो यहाँ देखो स्तंभों की संख्या क्या है? n, दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो इस स्थिति में यहाँ जो मैट्रिक्स बी लिया आपने, इसमें पंक्तियों की संख्या आपको क्या लेनी है? n। तो ये n पंक्तियां होगी और स्तंभ आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो इसका स्तंभ p। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि मैट्रिक्स ए के पंक्तियों की स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स बी के पंक्तियों की संख्या वो क्या है? बराबर है। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, तो इसका आपने m/n और यहाँ इसका लिया n/p। तो यहाँ देखो मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स बी के पंक्तियों की संख्या क्या है? समान है। तो दोनों का गुणन संभव है और इस स्थिति में जो हमारे पास गुणन करवाने के पश्चात जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका क्रम क्या होगा? आपके उसका क्रम हो जाएगा m×p। ये ध्यान में रखना है। अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं तो देखो बच्चों, आपके पास मान लो कोई एक मैट्रिक्स है A 2 3 4 0 1 1। इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है? देखो यहाँ दो पंक्तियां तीन स्तंभ है, 2×3 है। क्लियर है? एक मैट्रिक्स बी लेते हैं, बी मैट्रिक्स लेते हैं जो इस प्रकार से है। यहां देखो इस मैट्रिक्स में पंक्तियां कितनी है? 3, स्तंभ कितने हैं? 2। तो ये मैट्रिक्स ए है वो 2×3 की है और मैट्रिक्स बी है वो क्या है? 3×2 की। तो क्या इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 और मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। तो दोनों पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है 3। तो इस स्थिति में इनका गुणन संभव है। अब देखो गुणन किस प्रकार से होगा, या गुणन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखो ये स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है। तो गुणन के लिए क्या करोगे? ए बी इक्वल टू 2 3 4 0 1 1 और इधर 1 0 2 1 3 2। तो दोनों को गुणन में लिख दिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू परिभाषा कि मैट्रिक्स जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी गुणन के पश्चात उसका क्रम क्या होगा? 2 और यहाँ पर क्या बचा? 2 2×2 होना चाहिए।
तो देखो इसका हम गुणन करते हैं। गुणन के लिए आपको क्या करना होता है कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी जो प्रथम पंक्ति है, आपकी प्रथम पंक्ति यह है, इस प्रथम पंक्ति को मैट्रिक्स बी के प्रथम स्तंभ से गुणा करो प्रत्येक अवयव से। तो देखो ए बी इक्वल टू प्रथम अवयव क्या है 2, तो 2 को किससे गुणा करवा रहे हैं 1 से, तो 2 गुणा 1। यहाँ पर देखो हमारी पंक्ति कौन सी चल रही है, फर्स्ट पंक्ति चल रही है। जैसे हम सेकंड अवयव लेंगे 3, तो ये किसका अवयव है फर्स्ट पंक्ति का, तो यहाँ पर हमें पंक्ति चेंज करनी नहीं है, फर्स्ट पंक्ति में लेके चलना है। तो ये प्लस, अब देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 गुणा 2, फिर प्लस 4 को किससे करेंगे 3 से, 4 गुणा 3। तो प्रथम पंक्ति के प्रत्येक अवयव का दूसरी मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणन हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसी प्रथम पंक्ति को, पंक्ति आपकी कौन सी दे रही है फर्स्ट, स्तंभ चेंज कर दो। किस स्तंभ से गुणा करवाओगे सेकंड स्तंभ से। तो जब भी सेकंड स्तंभ से गुणा करवाओगे तो यहाँ पर देखो पंक्ति तो वही रहेगी, मतलब अभी ये लिख जाएंगे फर्स्ट पंक्ति में, स्तंभ चेंज कर दो। ये आपका फर्स्ट स्तंभ है, यहाँ से लिखना शुरू करना, फिर वापस प्रथम अवयव को किससे गुणा कराएंगे प्रथम से, तो 2 गुणा 0। फिर 3 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो प्लस में 3 गुणा 1। फिर 4 को किससे करेंगे 2 से, प्लस 4 गुणा 2। इस प्रकार से देखो मैट्रिक्स ए के प्रथम पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा कर दिया मैट्रिक्स बी के। अब इस पंक्ति को चेंज करो, सेकंड पंक्ति को क्या करेंगे अब प्रथम स्तंभ से गुणा। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ये लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा सेकंड पंक्ति और प्रथम स्तंभ में, क्योंकि आप सेकंड पंक्ति ले रहे हो और प्रथम स्तंभ। तो यहाँ आएगा, तो 0 को गुणा करोगे किससे 1 से, तो 0 गुणा 1, प्लस 1 को गुणा करोगे 2 से, तो 1 गुणा 2, प्लस 1 को गुणा करोगे 3 से। मैट्रिक्स ए के पंक्ति के द्वितीय पंक्ति के प्रत्येक अवयव को मैट्रिक्स बी के प्रथम स्तंभ से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर स्तंभ चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्तंभ कौन सा आ जाएगा सेकंड। तो यहाँ पंक्ति तो कौन सी चल रही है सेकंड ही चल रही है, स्तंभ चेंज कर दे तो आप भी सेकंड स्तंभ आ जाएंगे, क्योंकि आपने स्तंभ यहाँ क्या ले लिया सेकंड, पंक्ति कौन सी है सेकंड, तो सेकंड पंक्ति तो चल ही रही है। तो 0 को अब गुणा करेंगे किससे 0 से, प्लस 1 को गुणा करेंगे 1 से, प्लस 1 को गुणा करेंगे 2 से। अब इसको आप हल करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी इक्वल टू, देखो 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस 3 को 2 से किया तो 6, प्लस 4 को 3 से किया तो 12। इसी तरह 2 को 0 से किया तो 0, प्लस 3 को 1 से किया तो 3, प्लस 4 को 2 से किया तो 8। इसी तरह 0 को 1 से किया तो 0, प्लस 1 को 2 से किया तो 2, प्लस 1 को 3 से किया तो 3। इसी तरह 0 को 0 से किया तो 0, प्लस 1 को 1 से किया तो 1, प्लस 1 को 2 से किया तो 2। और हल करोगे तो ए बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या आएगा 2 क्रॉस 2, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्रम भी क्या आएगा 2 क्रॉस 2। तो ये गुणन क्लियर बात नहीं हुआ, इसको अच्छे से नोट करना है और अच्छे से समझना आपको, क्योंकि मैट्रिक्स का गुणन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदिश गुणन, तो अदिश गुणन क्या होता है, देखो किसी मैट्रिक्स ए को अदिश अवयव से गुणा करने पर एक अदिश मैट्रिक्स प्राप्त होता है, एक अदिश मैट्रिक्स प्राप्त होता है। अब देखो ये कह रहा है कि अदिश गुणन में अगर आप किसी मैट्रिक्स ए को एक अदिश अवयव से गुणा करवाते हो तो इस स्थिति में आपको क्या होगा, एक अदिश मैट्रिक्स प्राप्त होगा।
जैसे मान लेते हैं कि एक अदिश अवयव, माना एक अदिश अवयव के है, तब अदिश मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, तब अदिश मैट्रिक्स के ए प्राप्त होगा तथा यह अदिश अवयव मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव से क्या होगा, गुणा होगा। मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। अब जैसे देखते हैं, आपके पास एक कोई मैट्रिक्स ए है, 2 4 3 6, 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है। अब आप क्या कर रहे हो, इस मैट्रिक्स ए को किसी अदिश अवयव से गुणा करवा रहे हो। मान लेता हूं मैं अदिश अवयव कोई 3 है, 3 से गुणा करवाओगे तो 3 है, दोनों पक्षों में गुणा होगा 3, 2 4 3 6, 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पर क्या होगा, अदिश गुणन के अकॉर्डिंग कि ये जो अवयव 3 है ये इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से क्या होगा, गुणा होगा। तो 3 इक्वल टू आ जाएगा 2 गुणा 3, 4 गुणा 3, 3 गुणा 3, 6 गुणा 3। ये 2 क्रॉस 2 की, इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3a इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके 6 12 9 8। तो ये 2 क्रॉस 2 का एक अदिश गुणन मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब यहाँ पर अदिश अवयव कुछ भी हो सकता है, 1/3 हो सकता है, केवल 3 हो सकता है। तो मतलब अदिश अवयव के अकॉर्डिंग किसी भी वास्तविक संख्याओं से अगर आप इस मैट्रिक्स को गुणा करवाते हो तो जो अवयव होगा वो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से क्या होगा, गुणन में जाएगा। तो ये नोट कर लो। अब इसी अदिश गुणन के अंतर्गत एक और आता है अदिश ऋण गुणन। अदिश ऋण गुणन, इसमें बच्चों क्या करना है, उसी तरह इसमें किसी एक अदिश अवयव को आप गुणा करवाते हो तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के गुणन में जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि कोई ऋणात्मक अवयव लेते हैं अदिश का। जैसे मान लो अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, Aij m/n की, और इसको आप किसी अदिश ऋणात्मक अवयव -k से गुणा करवाते हो, ये होगा -k Aij m क्रॉस n। तो ये -k मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो -k इक्वल टू आ जाएगा -k Ij m क्रॉस n। तो ये क्लियर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऋणात्मक अवयव लेते हो तो वो चिन्ह से मैट्रिक्स के अंदर के प्रत्येक अवयव से क्या होगा, गुणा होगा।